हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आप सभी अच्छे होंगे। सभी को नमस्कार। आइए आज हम एक नया पाठ शुरू करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र एनसीईआरटी बुक से। तो इकाई 3 है ये, और इस पाठ का शीर्षक है उत्पादक का व्यवहार एवं पूर्ति। इसके पहले मैंने उपभोक्ता के व्यवहार एवं मांग के संबंध में वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप लोग मेरे चैनल में जा कर के देख सकते हैं। और आज हम इकाई 3 उत्पादक का व्यवहार एवं पूर्ति का अध्ययन करेंगे। और ये वीडियो मैं एक शिक्षक के लिए भी और विद्यार्थी के लिए दोनों के हिसाब से बना रहा हूँ, क्योंकि मैं एक जिला का डीआरजी भी हूँ अपने विषय का, तो मेरे को जिला में ट्रेनिंग देना रहता है। उसी हिसाब से मैं विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के हिसाब से बना रहा हूँ। तो आइए हम देखेंगे आज। और मैं कठिन अवधारणाओं का ही वीडियो बना रहा हूँ, अभी पूरे पाठ का नहीं बना रहा हूँ। जो कठिन है, सरल को तो कोई भी बच्चे आसानी से स्टूडेंट लोग पढ़कर समझ सकते हैं, लेकिन जो कठिन अवधारणाएं हैं पाठ में, और मैं पूरा शुरू से आखिरी तक का बनाऊंगा, जितना भी इकाई है, 9 इकाई सभी इकाई का। तो देखते हैं हम पूर्ति की लोच। पूर्ति की लोच, लोच मतलब परिवर्तन होना, कम ज़्यादा होना, ये सब होता है। तो इसमें हम देखेंगे अवधारणा संबंधी कठिनाई के क्षेत्र। जैसे हम पूर्ति की लोच टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो उसमें अवधारणा संबंधी क्या क्या परेशानी आती है, उसी को हम यहाँ बिंदुवार लिख दिया हूँ कि पूर्ति की लोच की आंकिक गणना में कठिनाई। पूर्ति की लोच की आंकिक गणना में कठिनाई। और दूसरी कठिनाई है पूर्ति की लोच चित्रमय प्रदर्शन में कठिनाई। पूर्ति की जो लोच है उसको चित्रमय रूप में प्रदर्शन करने में कठिनाई। अब देखते हैं इसका उद्देश्य। पढ़ाने का उद्देश्य क्या है इस पाठ का, तो उत्पादक के व्यवहार को समझने की दक्षता का विकास करना। किसके व्यवहार को? उत्पादक के व्यवहार को समझने की दक्षता का विकास करना। दूसरा उद्देश्य है पूर्ति में परिवर्तन एवं लोच को समझने की दक्षता का विकास करना। पूर्ति में परिवर्तन एवं लोच को समझने की दक्षता का विकास करना, ये हो गया। अब अधिगम प्रतिफल, इसको सीखने का क्या फायदा होगा, क्या प्रतिफल मिलेगा? तो छात्र पूर्ति की लोच की आंकिक गणना करता है, गणना करने सीख जाता है। दूसरा बिंदु, छात्र उत्पादक के व्यवहार को तार्किक रूप से समझता है। ये हो गया, इतना हमको इसमें करना है। लेकिन इस पूर्ति की लोच को पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान, या उनको जो हम पढ़ने के लिए दिए रहते हैं या जो पढ़ लिए हैं उसके पहले का, जो मैं पूर्ति की लोच पढ़ा रहा हूँ उसके पहले की बातें उनको आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर विद्यार्थी से हम पूछे कि पूर्ति क्या है, तो अगर विद्यार्थी लोग समझ गए रहेंगे तो पूर्ति के बारे में बता सकते हैं। अगर नहीं बता पाते हैं तो एक बार और बता दें, रिवीजन हो जाएगा। तो वस्तुओं की पूर्ति वह मात्रा है, वस्तुओं की पूर्ति वह मात्रा है जो एक बाजार में एक किसी निश्चित समय, देखिए निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर बिकने के लिए प्रस्तुत की जाती है। वस्तुओं की पूर्ति वह मात्रा है जो एक बाजार में किसी निश्चित समय पर, वह मात्रा है जो बाजार में किसी निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर बिकने के लिए प्रस्तुत की जाती है। देखो, मात्रा भी आ गया, निश्चित समय भी आ गया, विभिन्न कीमत भी, और बाजार में प्रस्तुत भी। तो ये हो गया पूर्ति का परिभाषा। अब पूर्ति का नियम क्या है? जैसे हम मांग के नियम को पढ़े थे। मांग के नियम में हम क्या पढ़े थे? अगर वस्तु का कीमत अधिक है तो उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु की मांग कम की जाती है, और वस्तु की कीमत कम है तो उपभोक्ता द्वारा वस्तु की मांग अधिक की जाती है। लेकिन यहाँ पर ये उसका विपरीत है, क्योंकि यहाँ पर हम उत्पादक का व्यवहार और पूर्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, अगर कीमत में वृद्धि होती है, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, तो जो उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, वो पूर्ति में वृद्धि कर देते हैं, मतलब पूर्ति की मात्रा को बढ़ा देते हैं, अधिक ज़्यादा माल बेचते हैं। और कीमत में अगर कमी होती है तो पूर्ति में भी कमी कर देते हैं। क्यों? कि कम कीमत पर अगर वो वस्तु को बेचेंगे तो उत्पादक को ज़्यादा प्रॉफिट होगा नहीं,
तो ये यहाँ पर ये होता है। अब हम पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व के बारे में भी बच्चों से पूछें कि कितना बता पाते हैं, नहीं बता पाते हैं। अगर नहीं बता पाते तो उनको बता दें। जैसे यहाँ पर पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व में है, विद्यार्थी भी ध्यान से सुने, आपके लिए भी है, उत्पत्ति के साधनों की कीमत में वृद्धि। जैसे उत्पत्ति की साधनों की कीमत में अगर वृद्धि होती है तो क्या होगा, उत्पादन में भी कमी हो जाएगी। मतलब अधिक साधन का कीमत अधिक होने पर उत्पादक उत्पादन करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनका माल को भी अधिक कीमत में बेचना चाहेगा तो वो खरीद बिक्री नहीं हो पाएगा, इसलिए। और अगर मान लीजिए साधनों की कीमत में कमी होती है, ये साधनों की कीमत में कमी होती है तो उत्पादन में भी वृद्धि हो जाएगी। जो उत्पादक वर्ग हैं वो बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन करना चाहेंगे। दूसरी बिंदु है वस्तु की कीमत। अब ये तो मैं बता दिया हूँ पहले ही कि वस्तु की कीमत पी में वृद्धि होगी तो ए सप्लाई पूर्ति में भी वृद्धि, और अगर वस्तु की कीमत में कमी होगी तो सप्लाई में भी कमी होगी। ये तीसरा प्राकृतिक तत्व, जैसे मान लो कृषि कार्य है, वो वर्षा पर डिपेंड है। अगर वर्षा सही मात्रा में होगा, वर्षा होगी सही मात्रा में, और तभी उत्पादन सही मात्रा में हो पाएगा, तो उस हिसाब से वो पूर्ति कर पाएंगे। और अगर मान लो अकाल पड़ गया, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, तो वैसी स्थिति में पूर्ति घट जाएगा। अब चौथा देखते हैं उत्पादन की विधि एवं तकनीक। अगर तकनीक सुदृढ़ है, अच्छी तकनीक है, तो कम लागत में अधिक उत्पादन किया जा सकता है, और अधिक उत्पादन होगा तो सप्लाई में ऑटोमेटिक वृद्धि हो जाएगी। और अगर उत्पादन की विधि एवं तकनीक पुरानी तकनीक है तो वैसी स्थिति में उत्पादन कम होगा, और उत्पादन कम होने के कारण पूर्ति भी कम होगी। पांचवा हम देखते हैं परिवहन एवं संचार के साधन। अगर संचार के साधन और परिवहन विकसित है तो वैसी स्थिति में सप्लाई में भी वृद्धि होगी, और अगर इसके विपरीत स्थिति है, विकसित नहीं है संचार साधन और परिवहन, तो सप्लाई कम होगी। और छठवा है औद्योगिक शांति। जैसे मिल मालिक है और श्रमिक है, उनके बीच आपसी संबंध अच्छे हैं तो उत्पादन अधिक होगा, और उत्पादन अधिक होगा तो पूर्ति भी अधिक होगा। तो ये होता है।